हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है गेट के क्वेश्चन सॉल्व करे थे और आज की वीडियो में जो है हम नेट के प्रीवियस ईयर के जीआईसी के जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है द आयन हैविंग द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर इज। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। NO प्लस के अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए इसके टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 14। O2 प्लस के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसके हो जाएंगे 15। फिर N2 प्लस की बात करें तो इसके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल 13 और C2 प्लस की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 11। तो यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो मैंने जो आपको ट्रिक बता रखी है वो बता रखी है कि अगर 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे या जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन कम करेंगे उसका बॉन्ड ऑर्डर जो है 0.5 क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे ये हो जाएगा 2.5, 2, 2.5 और 2। तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर जो है 14 इलेक्ट्रॉन के केस में आता है और 14 इलेक्ट्रॉन जो है NO प्लस के केस में दे रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, NO प्लस। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा, NO प्लस का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंगल इन गैसेस NF3, SbF3 एंड SbCl3 फॉलो द ऑर्डर। देखिए ये वेस्पर थ्योरी का क्वेश्चन है। यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले NF3 और SbF3 को कंपेयर करते हैं। तो देखिए NF3 को अगर हम कंपेयर करें तो ये जो है नाइट्रोजन फैमिली है, Sb जो है वो भी नाइट्रोजन फैमिली का ही एलिमेंट है। तो यहां पर जब आप कंपेयर करते हो तो आप एक चीज देखते हो कि यहां पर जो है नाइट्रोजन और Sb सेंट्रल एटम है जो कि डिफरेंट है, लेकिन जो सराउंडिंग एटम है वो क्या है, सेम। तो यहां पर आपको क्या देखना है कि जो सराउंडिंग एटम है वो सेम है लेकिन सेंट्रल एटम डिफरेंट है। तो सेंट्रल एटम में जो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, तो अगर आप चेक करोगे तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है क्योंकि ये ऊपर आता है। तो जब आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा करोगे क्योंकि सेंट्रल की ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन पास आएंगे तो वहां रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो देखिए आप देखेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के कंपेरेटिवली ज्यादा क्लोज है इस वाले केस में। तो यहां पर रिपल्शन ज्यादा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो NF3 का बॉन्ड एंगल SbF3 से ज्यादा होता है, पहली बात। दूसरा हम कंपेयर करेंगे SbF3 और SbCl3 को। तो देखिए SbF3 और SbCl3, अब यहां पर जब आप कंपैरिजन करेंगे तो देखिए सेंट्रल एटम जो है वो सेम है लेकिन सराउंडिंग एटम डिफरेंट है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, तो उनमें रिपल्शन कम हो जाएगा। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन के कंपेरिजन में क्या है, कम है, मतलब उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पास पास होंगे तो उनमें रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन पास पास है जबकि यहां इलेक्ट्रॉन क्या है, दूर दूर है, तो रिपल्शन जो है वो ज्यादा किसमें, इसमें। तो यहां पर SbCl3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा किससे, SbF3 से। अब देखिए जब आप कंपैरिजन करेंगे तो SbF3 का यहां भी कम है और SbF3 का यहां भी कम है, तो सबसे कम SbF3 का आना चाहिए। तो आप देखेंगे एक ही ऑप्शन दे रखा है SbF3 का सबसे कम, तो आंसर हो जाएगा डी। NF3 का जो है सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद SbCl3, उसके बाद SbF3, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग SiCl4, POCl3, NF3 एंड ट्रांस SnCl4 Py जो है वो पिरिडिन है, होल ट्वाइस, दोज विद जीरो डाइपोल मोमेंट आर। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि निम्न में से अमंग द फॉलोइंग जो है डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो किसका है। अमंग SiCl4, POCl3, NF3, ट्रांस SnCl4 पिरिडिन होल ट्वाइस, दोज विद जीरो डाइपोल मोमेंट आर। अब देखिए यहां पर जब आप देखेंगे तो SiCl4 जो है वो आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। क्या है, आइडियल टेट्राहेड्रल। और मैंने आपको बता रखा है कि जो अगर आइडियल स्ट्रक्चर होती है जैसे लीनियर हो गई, ट्राइगोनल, प्लेनर हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई, ऑक्टाहेड्रल हो गई, तो वहां जो है वो डाइपोल मोमेंट क्या आता है, जीरो आता है। तो एक तो SiCl4 का डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। दूसरी बात करें हम POCl3 की, तो POCl3 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, यहां पर जो है डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आ रहा है। इसका मतलब SiCl4 का तो जीरो हो गया, POCl3 का जीरो नहीं है। और अगर हम बात करें NF3 की, तो देखिए NF3 की भी रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं होती है, पायरामिडल स्ट्रक्चर होती है। तो पायरामिडल स्ट्रक्चर की वजह से NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं आता है, ठीक है। तो यहां पर NF3 का जो डाइपोल मोमेंट है वो भी जीरो नहीं है। लास्ट बच गया आपके
देखिए यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगी SnCl4py होल ट्वाइस की, तो ऑक्टाहेड्रल में ट्रांस है, तो देखिए इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया Sn और ये आपके जो 4 Cl हैं ये आपके एक प्लेन में हो गए Cl 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 और Cl, और जो पिरिडिन है वो आपके ट्रांसफॉर्म में हो गया Py और ये हो गया Py। तो आप देखेंगे कि एक्चुअल में क्या है, ये कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि इस क्लोरीन को ये क्लोरीन कैंसिल आउट कर देगा, इसको ये कैंसिल आउट कर देगा, इन दोनों को ये कैंसिल आउट कर देंगे। तो आपने देखा SiCl4 का 0 आ रहा है और SnCl4 पिरिडिन होल ट्वाइस का 0 आ रहा है, लेकिन PoCl3 का और NF3 का जो है 0 नहीं आ रहा है। तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं, 0 किसका है ये बताना है, SiCl4 का और NF3 का नहीं, क्योंकि NF3 का 0 नहीं है। इसके बाद कह रहा है SiCl4 PoCl3, अब देखिए हमने देखा PoCl3 का 0 नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है SiCl4 एंड ट्रांस SnCl4 पिरिडिन होल ट्वाइस, ये आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि NF3 का 0 नहीं आना चाहिए, PoCl3 का 0 नहीं आना चाहिए और NF3 का 0 नहीं आना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा C, SiCl4 एंड ट्रांस SnCl4 पिरिडिन होल ट्वाइस। अब देखिए ट्रांस की जगह अगर सिस होता तो इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टर्स ऑफ ल्यूमो ऑफ Cn- एंड O2- रेस्पेक्टिवली आर। अब देखिए यहां पर होमोल्यूमो पूछ रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि Cn- जो है हेटेरो एटम है, लेकिन क्योंकि इसमें एक एटम कार्बन है और एक एटम नाइट्रोजन है, तो इसका जो डायग्राम होगा MOT डायग्राम या एमओ डायग्राम कह सकते हैं, तो वो जो होगा वो नाइट्रोजन तक वाले, जो नाइट्रोजन तक के जो एमओ डायग्राम है वैसा होगा, बस थोड़ी सी एनर्जी जो है कम ज्यादा हो जाएगी एटॉमिक ऑर्बिटल की। और ऑक्सीजन के केस में ऑक्सीजन जैसा होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम Cn- का देखते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं बना रहा, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा हूं। अब देखिए Cn- की बात करें तो सबसे ऊपर जो होता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz, और इसके नीचे होता है पाई एंटी बॉन्डिंग 2px, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py, ये ऊपर के होते हैं। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कार्बन या नाइट्रोजन तक के, तो जब हम यहां देखेंगे तो हम यहां देखेंगे कि सिग्मा ऊपर होता है और पाई नीचे होते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, सिग्मा ऊपर होता है और पाई जो होते हैं वो नीचे होते हैं। तो यहां पर जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz और ये हो जाएगा पाई 2px और ये हो जाएगा पाई 2py, पाई 2px और पाई 2py। अब आप देखेंगे कि यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो यहां तक 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो Cn- की जब आप बात करेंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन यहां तक फिल हो जाएंगे, क्योंकि नीचे के मैं फिल नहीं कर रहा, सिग्मा 1s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2 वो मैं फिल नहीं कर रहा, तो ये यहां तक हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देखेंगे कि Cn- में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका जो ल्यूमो होगा वो ये हो जाएगा पाई एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए वो जो कह रहा है वो पाई के फॉर्म में नहीं कह रहा है, मतलब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग के फॉर्म में नहीं कह रहा है, जीरेड अनजीरेड के फॉर्म में कह रहा है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी कई बार करा चुका हूं कि जो पाई एंटी बॉन्डिंग होता है वो एक तरह से पाई जीरेड होता है। तो यहाँ पर Cn- का जो ल्यूमो है वो पाई जीरेड है। अब आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन में पाई जीरेड दे रखा है, तो आंसर सी हो जाएगा। लेकिन मैं उसको ऑक्सीजन को भी सॉल्व कर देता हूं आपके सामने। ऑक्सीजन की जब हम बात करते हैं तो नीचे वाले जो है वो चेंज हो जाते हैं, नीचे वाले जो है वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो नीचे वाले जब आप चेंज करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई 2px, पाई 2py, और ऊपर वाले एज इट इज रहेंगे। तो यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे O2- में, मतलब टोटल 17 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा, यहां तक हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, ये 15, ये 16 और ये 17। तो देखिए यहां पर जो आपके ल्यूमो आ रहा है वो आ रहा है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। अब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, सिग्मा अनजीरेड होता है। तो आपने देखा पाई जीरेड एंड सिग्मा अनजीरेड, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए यहां पर आपने देखा है कि जितने भी उसने क्वेश्चन पूछे होमोल्यूमो के केस में या फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग केस में, तो वो जीरेड अनजीरेड से ही पूछ रहा है। तो इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है कि यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फंडामेंटल वाइब्रेशनल जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब जो बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर आएगा वही फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ दे रखा है O2 2 माइनस, O2 माइनस, O2 और O2 प्लस, ये आपको दे रखे हैं 4 स्पीसीज। अब इसकी हम बात करें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो O2 2 माइनस में जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन है, O2 में 16 है और O2 प्लस में कितने 15 इलेक्ट्रॉन है। और अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक ध्यान हो तो 14, 15, 16, 17, 18, तो मैंने बताया कि 14 अगर टोटल इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, 15 है तो 2.5 होगा, 16 है तो 2 होगा, 17 है तो 1.5 होगा और 18 है तो 1 होगा। तो जब आप यहाँ इसके सामने अगर बॉन्ड ऑर्डर लिखेंगे तो देखिए 15 का कितना आ रहा है 2.5, 16 का आ रहा है 2, 17 का आ रहा है 1.5 और ये आ रहा है 1। तो आप बॉन्ड ऑर्डर में अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका आएगा, O2 प्लस का आएगा। तो आप देखेंगे O2 प्लस सबसे ज़्यादा किस में है, केवल A में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अमंग द एलिमेंट्स जिंक, गैलियम, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक द वन विथ द लोएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज। अब देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो है मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होती है, किसी भी न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसेस एटम के आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है वो आपके आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। अब देखिए ये कह रहा है कि मिनिमम किसकी है, तो अगर आप देखेंगे कि जिंक पीरियोडिक टेबल में जिंक आता है, उसके बाद आता है गैलियम, उसके बाद आता है जर्मेनियम और उसके बाद आता है आर्सेनिक। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो ये होता है 3d10 4s2, ये हो जाएगा 4s2 4p1, ये हो जाएगा 4s2 4p2, ये हो जाएगा 4s2 4p3। तो अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट, नॉर्मल हमें ट्रेंड ध्यान है कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड में तो वहां पर आयोनाइजेशन जो एनर्जी है या आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि वहां पर जो है वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो अगर आप देखेंगे इस बेसिस पे सबसे कम किसकी होनी चाहिए थी, जिंक की, लेकिन यहाँ पर आपने पहले भी क्वेश्चन देखा है कि यहाँ पर जो है 4s2 जो है वो फुली फिल्ड है, हम कह सकते हैं 3d10 और 4s2 ये क्या है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। और s ऑर्बिटल जो होता है वो p के कंपैरिजन में न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका थोड़ा सा जो है वैल्यू जो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी की वो बढ़ जाती है। तो मिनिमम आनी चाहिए थी जिंक की, लेकिन क्योंकि ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और s ऑर्बिटल जो है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। इसलिए जो मिनिमम आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी वो किसकी आएगी, आपके गैलियम की आएगी। किसकी आएगी, गैलियम की। ठीक है, ये सिमिलर उसके जैसा हो गया मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम टाइप से, क्योंकि मैग्नीशियम में भी S2 कॉन्फ़िगरेशन था और इसमें S2 और P1 कॉन्फ़िगरेशन था। तो देखिए यहाँ पर भी ये S2 कॉन्फ़िगरेशन है और ये S2 और P1 कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोएस्ट फॉर। अब देखिए यहाँ पर इसने आगे वाले एलिमेंट ले लिए। ठीक है, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट क्या है वही है, बस इसने थोड़ा सा क्या करा, एग्जाम्पल चेंज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जब आप इसको देखेंगे तो देखिए आपके क्या आ गया, सेलेनियम आ गया, आर्सेनिक आ गया और फॉस्फोरस आ गया। अब देखिए ये ब्रोमीन भी आ गया अगर आप पीरियोडिक टेबल की बात करें। तो अब ये पूछा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोएस्ट फॉर। अब हमें ये ध्यान है कि आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो लेफ्ट टू राइट जो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ती है और अप टू डाउन जो है आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। अब ये पूछ रहा है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी इज लोएस्ट फॉर। तो अब आप देखिए कि सबसे नीचे कौन आ रहा है, तो सबसे नीचे आप देखेंगे कि आर्सेनिक भी आ रहा है, सेलेनियम भी आ रहा है और ब्रोमीन भी आ रहा है। तो इसका मतलब फॉस्फोरस की तो ज़्यादा हो गई, तो फॉस्फोरस तो हो नहीं सकता। अब इन हम तीनों की बात करें तो हमें ये ध्यान है कि लेफ्ट टू राइट जो होती है वो इंक्रीज होती है। इसका मतलब अगर मैं इसको देखूं सीक्वेंस को तो सबसे लेफ्ट में आर्सेनिक है तो सबसे कम किसकी होनी चाहिए थी, आर्सेनिक की होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ आप देखेंगे ये नाइट्रोजन फैमिली का है, मतलब अगर आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो NS2 NP3 कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि ये है NS2 NP4 और ये 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आर्सेनिक है उसमें p ऑर्बिटल जो है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, मतलब हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा है क्या होती है, स्टेबल होती है। इसका मतलब इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो कम आनी चाहिए थी, लेकिन हाफ फिल्ड की वजह से थोड़ी सी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो सबसे कम किसकी आएगी, सेलेनियम की। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी, सेलेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग ClO3 माइनस XCO3 एंड SO3 स्पीसीज विद पायरामिडल शेप इज। मतलब इनमें से किसकी स्ट्रक्चर पायरामिडल है। तो हम एक एक को सॉल्व करते हैं। ClO3 माइनस, अब देखिए यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले की बात करता हूँ, N इक्वल्स टू V प्लस M प्लस A माइनस C डिवाइडेड बाई 2। V क्या है,
सेंट्रल एटम पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या है, m क्या है, नंबर ऑफ यूनिवेलेंट एटम और ग्रुप जो कि क्या है, सराउंडिंग है। ऑक्सीजन यूनिवेलेंट नहीं है। A है एनायनिक चार्ज जो कि ऐड होता है, C है कैटायनिक चार्ज जो कि सब्सट्रैक्ट होता है, डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें तो सेंट्रल एटम है हेलोजन, क्लोरीन हेलोजन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 7 प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन यूनिवेलेंट नहीं है तो काउंट नहीं होगा, माइनस है, एक माइनस का एक प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए sp3 हाइब्रिडाइजेशन की एक्चुअल स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन आप देखेंगे कि सराउंडिंग कितने हैं, 3। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्या है, लोन पेयर है, एक क्या है, लोन पेयर है। इसका मतलब ClO3 माइनस की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, टेट्राहेड्रल है। ठीक है, नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं XeO3 को। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं XeO3। तो देखिए XeO3 N इक्वल्स टू, यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या है, जीनोन। तो देखिए जीनोन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, प्लस ऑक्सीजन यूनिवेलेंट नहीं है और कोई चार्ज भी इस पे नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 4 का मतलब sp3। अब देखिए sp3 में n की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पर सराउंडिंग कितने, 3। इसका मतलब ये हुआ कि जीनोन की अगर हम बात करें तो 3 ऑक्सीजन जो हैं वो ऐसे हो जाएंगे और एक लोन पेयर जो है वो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। मतलब ये भी क्या है, पायरामिडल है। मतलब ClO3 भी पायरामिडल और XeO3 भी पायरामिडल। अब थर्ड केस जो है वो है SO3 का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। SO3, तो यहां पर आप देखेंगे N, सल्फर सेंट्रल एटम है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन यूनिवेलेंट नहीं है, काउंट नहीं होगा, कोई चार्ज भी नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3 का मतलब हो गया sp2। sp2 की जो स्ट्रक्चर है, n की वैल्यू 3 है और सराउंडिंग भी कितने, 3। इसका मतलब इसकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। इसको आप पाई बॉन्ड से भी बता सकते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से भी बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ClO3 और XeO3 तो पायरामिडल आ रहे हैं, लेकिन SO3 क्या आ रहा है, प्लेनर आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ClO3 माइनस एंड XeO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योमेट्रीज ऑफ SnF3 एंड XeF2O2 रेस्पेक्टिवली आर। अब देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे पहला मॉलिक्यूल जो दे रखा है SnF3। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है सेंट्रल एटम क्या है। यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे N इक्वल्स टू, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 प्लस। अब देखिए ऑक्सीजन जो है यूनिवेलेंट नहीं होता, सेम टू सेम सल्फर है, वो भी यूनिवेलेंट नहीं है तो वो काउंट नहीं होगा। फ्लोरीन कितने, 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू कितने हो गए, 4 का मतलब sp3। sp3 की स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल, ठीक है। दूसरा मॉलिक्यूल दे रखा है XeF2O2, यहां लिख देता हूं XeF2O2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो N इक्वल्स टू, जीनोन सेंट्रल एटम है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8 प्लस फ्लोरीन सराउंडिंग कितने हैं, 2। ऑक्सीजन यूनिवेलेंट नहीं है तो काउंट नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 2 तो ये कितना हो जाएगा, 5 का मतलब ये हो जाएगा sp3d। अब देखिए sp3d की स्ट्रक्चर जो होती है वो आपकी होती है ट्राइगोनल बाइपायरामिडल, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि सराउंडिंग कितने, 4 ही हैं। तो 4 सराउंडिंग होते तो एक लोन पेयर आ जाता, तो वहां स्ट्रक्चर होती है या तो सीसो कह सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल कह सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट है बोथ स्क्वायर प्लेनर। तो देखिए स्क्वायर प्लेनर तो दोनों में से कोई भी नहीं है तो नहीं होगा। सेकंड है बोथ टेट्राहेड्रल। तो देखिए ये तो टेट्राहेड्रल आ रहा है, लेकिन ये क्या आ रहा है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, तो ये आंसर सही नहीं है। इसके बाद है स्क्वायर प्लेनर एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो स्क्वायर प्लेनर तो इनमें से कोई भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो देखिए यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल है, नो डाउट। अब यहाँ पर इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है वो है डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर सीसो शेप। लेकिन मैंने आपको कहा है कि अगर एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं दे रखी है तो आपको कौन सी स्ट्रक्चर माननी है, जो उसके हाइब्रिडेशन की स्ट्रक्चर होती है। तो देखिए इसके हाइब्रिडेशन की स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। तो यहाँ आंसर जो है वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल बाय पायरामिडल। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बोरोन इन BCl3 हैज। अब देखिए BCl3 में बोरोन का हाइब्रिडेशन पूछा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम आई थिंक आपको नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ये क्या दे रखा है, BCl3। अब यहां पर आप बोरोन की बात करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, सराउंडिंग भी 3 है, डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 3 का मतलब sp2। तो आंसर क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडेशन, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगी।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।